आवाज़ आ रही है सभी बच्चों को, सभी प्यारे दोस्तों को गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन ज़बरदस्त जिंदाबाद होगे। जल्दी से एक बार बताएंगे मुझे, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास तक? बहुत अच्छे। क्लास स्टार्ट हो रही है, कैसे हो? क्लास ना चल रही, चल तो रही है भाई, एक बार चेक कीजिएगा एप्लीकेशन में। बेटा आवाज़ आ रही है सभी को? जल्दी से बताएं एक बार। चल रही है? ठीक है जी, जल्दी से बताएंगे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को, गुड आफ्टरनून। जल्दी से एक बार बताएं, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? बहुत अच्छे, चल गई चल गई चल गई। कलुआ, ये कौन है कलुआ? हरिओम जी हैं, बहुत अच्छे। नकुल त्यागी हैं, दीपक सोरेन हैं, कैसे हो? बहुत अच्छे हैं भाई। ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में बात कर रहे थे जीएसटी के बाद फिर पंचवर्षीय योजना है। आपकी इकोनॉमिक्स भी खत्म होने की लास्ट में पहुंच रही है, एकदम कगार पे पहुंच गई है बेटा। ठीक है ना। तो थोड़े बहुत जो टॉपिक बचे हुए हैं, टॉपिक्स को डिस्कस करके और फिर इकोनॉमिक्स 2-3 क्लास और चलेंगी आपकी, फिर इसके बाद फिनिश हो जाएगी। जीएसटी पे बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, तो जीएसटी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स मैंने आपको बताया था, कई सारे 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को हटाकर लाया गया था जीएसटी। ठीक है ना। जय माता की, सभी को जय माता की। छवि सैनी गुड्डा, बिल्कुल सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। व्रत में हो गए आप में से बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो खाने के उद्देश्य से व्रत रखा होगा, क्योंकि वो नई चीज बनाएगी मम्मी आज तो। ठीक है ना। तो मम्मी नई चीज बनाएगी तो बेटा व्रत रख लेते हैं। तो ऐसे कौन कौन है आप में से, जल्दी से बताना है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, मैंने आपको बताया था कि भैया इसके बारे में बेसिक बेसिक बातें मैंने कर ली थी, और आगे की चीजें जो बची हुई हैं मैंने आपको बताया था कल बच्चे की। जीएसटी, जब भी जीएसटी के लिए देखो भाई, संविधान में बिल प्रस्तुत करना पड़ा, संविधान में बदलाव हुआ, तो जीएसटी का जो बिल था, बिल वो कब कब कहां से पास हुआ है। ठीक है ना भाई। तो एक बार थोड़ा सा देख लेना है कि जीएसटी का जो बिल है बच्चे आपका, वो अगर मैं बात करूं बेटा, सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, राज्यसभा में। ठीक है ना भाई। तो जीएसटी का बिल सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया गया? राज्यसभा में। इसके बाद कहां प्रस्तुत किया गया बेटा? लोकसभा में। और उसके बाद कहां प्रस्तुत किया गया था मेरे दोस्त? राष्ट्रपति के समक्ष। ठीक है ना भाई। राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास। तो अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, यहां एक चीज समझनी है कि कोई भी बिल, कानून कब बनता है। कोई भी बिल है, बिल मतलब विधेयक, एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, यानी कि कानून कब बनता है? जब वो लोकसभा से पास हो, राज्यसभा से पास हो, राष्ट्रपति से पास हो, तीनों जगह से पास हो जाए। ठीक है ना भाई। गजब, मैं पानी पीकर फास्ट रखता हूं गुरुजी। पुनित, बहुत बढ़िया बेटा। पानी भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है कुछ दिन के लिए। ठीक है ना। आप कुछ भी कर सकते हो, तो भैया कुछ भी कर सकते हो, आप बड़े महान हो। आप बिना पानी के भी व्रत रख सकते हो, आप बिना किसी चीज के रख सकते हो। तो भैया ध्यान रखना है, 3 अगस्त 2016 में, 3 अगस्त 2016 में कहां प्रस्तुत हुआ था? राज्यसभा में। लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ था बच्चे? 8 अगस्त 2016 में। 8 अगस्त 2016 में लोकसभा से पास हो गया ये बिल, और बेटा 8 सितंबर 2016 में राष्ट्रपति जी ने भी सिग्नेचर कर दिए, और ये क्या बन गया? एक कानून बन गया। और मैंने आपको बताया था संविधान में कौन सा संशोधन करना पड़ा था? 101वां संशोधन करना पड़ा था दोस्त। और कौन से नंबर का ये बिल था? तो 122वां बिल प्रस्तुत हुआ था हमारे संविधान में। ठीक है ना भाई। चलो सर, क्या क्लास यूट्यूब पर चल रही है? बेटा यूट्यूब पर तो नहीं होगी भाई। चलो बहुत बढ़िया है बेटा। हम भी व्रत हैं, मानसी सिंह। हाँ बेटा, बहुत अच्छे व्रत रखना चाहिए। पूरे साल तुम खाते हो, 2-4 दिन भूखे भी रहा करो, जिससे कि आपकी मशीन को फायदा मिलेगा। ठीक है ना। भगवान की तो प्राप्ति बेटा आपको हो ही जाएगी लास्ट में जाके। लेकिन अभी फिलहाल जो व्रत का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम दिन भर बेटा कुछ ना कुछ ठूंसते रहते हैं, तो जो हमारी मशीनरी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो फंक्शनल रहता है। तो कभी कभी लगता है कि इसे भी थोड़ा आराम देना चाहिए, इसीलिए फास्ट का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ।
तो अपनी मशीनरी को आराम दें और बेटा कम खाएं। ऐसा नहीं कि व्रत रख लिया है भगवान का तो कूटू की पकौड़ी चल रही है और बेटा ये भी खा और वो भी खा, हर एक घंटे में खाए जा रहे हो, तो वो बेटा कोई फायदेमंद चीज नहीं है। ठीक है ना भाई। बेटा अभी कुछ नहीं पढ़ाया है, सिर्फ इतना बताया कि जीएसटी बिल कब कब कहां से पास हुआ, ये बात बताई है। तो जीएसटी का थोड़ी सी चीजें बची हुई हैं तो वो मैं आपको पढ़ाए दे रहा हूं। कल मैंने आपको बताया था जीएसटी का मसौदा या ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति कौन सी थी, असीम दास गुप्ता समिति और विजय केलकर समिति की सिफारिश पर बच्चे इसे लागू किया गया था। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, यहां तो आगे ध्यान रखना है जीएसटी के प्रकार। तो जीएसटी आपका 3 प्रकार का है। जीएसटी के प्रकार कितने हैं, जीएसटी के प्रकार, तो जीएसटी बच्चे आपका कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का कर है। ठीक है ना, 3 प्रकार का बेटा। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, एक बार हल्की सी नजर मार लोगे यहां पर। एक होता है आपका सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी सेंट्रल। एक होता है एसजीएसटी, स्टेट का जीएसटी। ठीक है ना। और एक होता है बच्चे इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी जिसे बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार का कर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जीएसटी के प्रकार पूछे आप बता दोगे। जहां राज्य है वहां पर एसजीएसटी लगता है और जहां केंद्र शासित प्रदेश है बेटा वहां यूटी जीएसटी लग जाता है। तो यानी कि एसजीएसटी और यूटी जीएसटी दोनों बहन भाई हैं। यानी कि अगर स्टेट में लगेगा तो एसजीएसटी और यूनियन टेरिटरी में लगेगा तो यूटी जीएसटी हो जाएगा, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है। ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार का जीएसटी होता है। सर कब कंप्लीट होगी, बेटा जल्दी हो जाएगी कंप्लीट, करोगे कंप्लीट जब भी तो होगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं जीएसटी के टैक्स स्लैब जो हैं, जीएसटी के टैक्स स्लैब्स, जीएसटी के टैक्स स्लैब्स। ठीक है ना भाई। जीएसटी के टैक्स स्लैब्स, टैक्स की दर क्या क्या रखी गई है, तो बेटा जीएसटी की टैक्स स्लैब्स हैं 5 आपकी। ठीक है ना। कितनी हो जाती है, 5। हालांकि 0% को टैक्स स्लैब में काउंट आप ना करो तो बेहतर है। ठीक है ना। तो जीएसटी की टैक्स स्लैब कौन कौन सी है, एक तो हो गई 0% आपकी, 0% यानी कि जिन पर कोई जीएसटी नहीं लगता। दूसरी होती है बेटा आपकी 5%, 0%, 5%। 5% के बाद जो जीएसटी लगती है बेटा वो लगती है 12%। तो अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग टैक्स स्लैब में रखा जाता है। फिर बच्चे आती है आपकी 18%, और 18 के बाद जो आएगी बच्चे वो आएगी आपकी 28%। तो जीएसटी की ये आपकी टैक्स की स्लैब है, टैक्स की दर है। आप समझ में आ रही है। तो जीएसटी टैक्स स्लैब्स। फ्राइडे को क्लास नहीं हुई थी बेटा, हुई थी क्लास फ्राइडे को, सैटरडे में नहीं हुई थी क्योंकि मैराथन क्लास हुई थी मेरे दोस्त। बिल्कुल रागनी गुड़िया, आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा अब। ठीक है ना भाई। तो बात क्लियर है। तो ये जीएसटी क्या है बेटा, टैक्स स्लैब हो गई आपकी। आगे बात करूं बच्चे में जीएसटी के लिए संविधान में किस आर्टिकल में रखा गया है, तो संविधान के अंदर बेटा 2 आर्टिकल हैं जो जीएसटी से जुड़े हुए हैं। जीएसटी के अनुच्छेद कौन कौन से हैं, जीएसटी के अनुच्छेद आर्टिकल कौन कौन से हैं, जीएसटी के अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो बेटा जीएसटी के लिए 2 आर्टिकल रखे गए हैं। एक आर्टिकल है बच्चे जो है आर्टिकल 246A, 246A, और बच्चे एक आर्टिकल है आर्टिकल, ठीक है ना, 269A, 269A। तो संविधान में जीएसटी कर को किन अनुच्छेदों में स्थान दिया गया है, तो भैया आर्टिकल 246A और 269A में स्थान दिया गया है जीएसटी को। बात क्लियर है। और अगर मेरे दोस्त मैं आपसे बात करूं कि जीएसटी काउंसिल जीएसटी कर में कोई भी बदलाव करती है, तो कोई भी बदलाव करना हो तो भैया कौन करती है, जीएसटी काउंसिल, जिसे बोलते हैं जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद। तो भैया जीएसटी परिषद का काम क्या होता है, जीएसटी कर में कोई भी बदलाव करना। तो भैया जीएसटी परिषद को किस आर्टिकल में रखा गया है, तो जीएसटी काउंसिल का गठन आर्टिकल 279 के क्लॉज ए, यानी कि 279 के क्लॉज ए के तहत होता है। बात समझ में आई। तो जीएसटी परिषद का आर्टिकल पूछे 279A। बात क्लियर है। बहुत बढ़िया, गजब। अब देखो बात करते हैं मेरे दोस्त यहां आपसे, अगर जीएसटी काउंसिल में कुल सदस्य पूछे आपसे कितने हैं, कुल सदस्य कितने हैं, कुल सदस्य जीएसटी काउंसिल में कुल सदस्य 33 सदस्य हैं। बात क्लियर है।
अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त आपसे, इसका अध्यक्ष कौन होता है जीएसटी काउंसिल का? कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखना है, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण, तो वो उसकी अध्यक्ष होंगी। पहले अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली, ठीक है ना भाई। तो ये बात ध्यान रखिएगा। कुल सदस्य 33 होते हैं। इसका काम क्या होता है, कार्य क्या होता है जीएसटी परिषद का? कार्य क्या है? तो जीएसटी टैक्स में बदलाव करना, जीएसटी टैक्स में, जीएसटी कर में बदलाव करना। कोई भी बदलाव होगा, ठीक है ना भाई, बदलाव करना। और ध्यान रखना है बेटा, सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी के जो वित्त मंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। किसके? जीएसटी परिषद के। तो जीएसटी परिषद के सदस्य कौन होते हैं? राज्य तथा यूनियन टेरिटरी के, यूटी, केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, ठीक है ना। वित्त मंत्री इसके कौन होते हैं बेटा? मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, वित्त मंत्री। और एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है इसमें, कि जब भी जीएसटी काउंसिल का कोई भी डिसीजन होगा तो जीएसटी काउंसिल के डिसीजन में राज्यों को 2/3 मत देने का अधिकार दिया हुआ है। भाई राज्य और केंद्र में बंटवारा है कर का, तो राज्यों की वोटिंग कितनी है? एग्जाम में पूछेगा कि जीएसटी काउंसिल में राज्यों को कितना मत देने का, कितनी वोट देने का अधिकार है। तो इनको मतों का अधिकार दिया हुआ है 2/3, क्योंकि राज्य ज्यादा हैं और केंद्र के पास है 1/3, 1/3, ठीक है ना भाई। तो जीएसटी काउंसिल में कोई भी जो निर्णय लिया जाएगा उसमें बेटा जो मत हैं, वोट हैं, मत का 2/3 किसके अधिकार में आता है? राज्यों के अधिकार में है। और बेटा मत का 1/3, 1/3 पार्ट किसके पास है? केंद्र के पास है। तो केंद्र को 1/3 वोट देने का अधिकार है और बेटा राज्यों को 2/3 वोट देने का अधिकार है। बात क्लियर है? चलो भाई बहुत अच्छे। जीएस का प्रैक्टिस सेट नवीन सर करा रहे हैं, आकाश वर्मा बच्चे, तो आप वहां से कीजिएगा। 3 बजे चलता है, आप उस क्लास को फॉलो कर लो। अगर आपका एग्जाम आ रहा है तो बेटा वो बढ़िया क्लास है, एकदम जबरदस्त। चलो भाई, आवाज आपकी बदली। हाँ बेटा थोड़ा सा गला खराब चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से ऐसा कुछ है। तो जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है 15 अंक होते हैं। जीएसटी से के साथ अगर बिल आप पे नहीं करते हो जीएसटी या कोई गड़बड़ करते हो बेटा तो फिर 5 साल का कारावास है, आपको बताया था। तो ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। और अगर मैं बात करूं ऐसी वस्तुएं जो जीएसटी के बाहर हैं, तो जीएसटी के बाहर क्या क्या चीज रखी गई है? जीएसटी के बाहर क्या क्या है? जीएसटी के बाहर किस किस को रखा गया है जीएसटी से अलग, जिन पर जीएसटी नहीं लगता, जिन पे उत्पादन शुल्क या फिर वैट लगता है? बेटा वैल्यू एडिड टैक्स, यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स मतलब जहां कोई वस्तु बेची जा रही है वहां पर स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती है। वैट का मतलब होता है मूल्य वर्धित कर, ठीक है ना भाई। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त आपसे? शराब हो गई, शराब को बेटा, शराब को बाहर रखा गया है जीएसटी से। क्यों रखा गया है बेटा? क्योंकि इस पर राज्य सरकारें क्या लगाती हैं? वैट लगा देती हैं भैया, कि ज्यादा रेट मिल जाए, ज्यादा पैसा मिल जाए, ज्यादा कर लग जाए, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं शराब से रग पेट्रोलियम उत्पाद, यानी कि डीजल पेट्रोल पर भी जीएसटी नहीं लगता है। पेट्रोलियम उत्पाद, इन्हें भी बाहर रखा गया है। अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे एलपीजी को भी इससे बाहर रखा गया है, ठीक है ना भाई। और ध्यान रखना है बच्चे, इंस्टाम्प बिक्री और रियल एस्टेट, इंस्टाम्प बिक्री और रियल एस्टेट कह सकते हो आप, इसे भी बाहर रखा गया है। तो ये वो प्रोडक्ट हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि किस किस चीज को बच्चे बाहर रखा गया है, ठीक है ना भाई। तो ये सारी चीजें बाहर हैं जो जिन पर जीएसटी नहीं लगता है। तो ये जीएसटी और कर प्रणाली आपकी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं बच्चे आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक नियोजन बेटा जिसे कहा जाता है इकोनॉमिक
इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है ना भाई। आर्थिक नियोजन क्या है? देखो नियोजन का मतलब है बेटा योजना बनाना, प्लान बनाना। तो भैया देखो यहां समझ रहा है ना, नियोजन सीधी सी मतलब प्लानिंग, आर्थिक का मतलब बेटा पैसे वैसे से संसाधनों से जुड़ा हुआ योजना। ठीक है ना भाई। तो नियोजन का सीधा सा मतलब क्या होता है? योजना बनाना। योजना, योजना का मतलब क्या होता है बच्चे? प्लान बनाना, प्लान बनाना। बात क्लियर है? चलो भाई, चलो सर्वेश कुमारी कह रही हैं 3 अगस्त को लोकसभा होगा, आपने राज्यसभा लिखा है। बेटा एक बार दोबारा से चेक करना, ठीक है ना। एलपीजी क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत, जो घरों में रसोई गैस यूज होती है बेटा, एलपीजी। ठीक है ना। और चीजों की बात कर लूं यहां मैं आपसे, तो भैया यहां बात करते हैं आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि योजना बनाना, प्लान बनाना। आप कई बार क्या करते हो कि अगर आपको कोई एग्जाम देना है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना है, आप क्या करोगे? आप प्लान बनाओगे। प्लान किस चीज के लिए बना रहे हो आप? कि दिल्ली पुलिस में नंबर आ जाए। ठीक है ना भाई। क्या स्ट्रेटजी बनाओगे कि भैया कितने घंटे पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या क्या काम करना है। तो ये सारी चीजें बच्चे क्या कहलाती हैं? प्लान बनाना, प्लान। ऐसे ही बेटा सरकार के पास भी संसाधन तो कम है, लेकिन सरकार को क्या करना है? विकास करना है। तो सरकार विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कि भैया हमारे पास संसाधन कम है तो हम योजना बनाकर क्या करेंगे? देश का विकास करेंगे। अब आप एक तो ऐसे ही पढ़ाई करे जा रहे हो कि भैया आप किसी दिन पढ़ लिए, किसी दिन बंक मार दिया, किसी दिन घूमने चले गए, किसी दिन शादी में चले गए। तो मेरे दोस्त क्या आप अच्छी पढ़ाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अच्छी पढ़ाई कब कर पाओगे? जब आप अपने एग्जाम को टारगेट मानकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो कि भैया हमें 80% नंबर लेके आने हैं या ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो आप क्या करोगे? आप बेटा कोर्स खरीदोगे, आप किताबें खरीदोगे, आप पढ़ाई करोगे। ठीक है ना। आप टेस्ट सीरीज लगाओगे। ये क्या कर रहे हो? प्लानिंग कर रहे हो कि भैया रोज एक टेस्ट सीरीज, एग्जाम के जब 15 दिन, 1 महीना बचेगा तो रोज मैं एक टेस्ट सीरीज लगाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो मेरे दोस्त ये क्या है? प्लानिंग है। प्लानिंग क्यों कर रहे हैं हम? इसलिए कर रहे हैं कि हमारा दिल्ली पुलिस में नंबर आए। ये सरकार प्लानिंग क्यों करती है? सरकार प्लानिंग इसलिए करती है कि जो इसके पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आर्थिक विकास किया जा सके। तो आर्थिक नियोजन का मतलब ये योजना बनाना, प्लानिंग करना। आप समझ में आ रही है ना? देखो अब यहां बात समझनी है थोड़ी सी बच्चे। अगर मैं दोस्त बात करूं आपसे कि भैया आर्थिक नियोजन क्या है? सरकार द्वारा आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना। सरकार द्वारा योजनाओं का निर्माण करना। ठीक है ना भाई। किसके लिए? सरकार द्वारा योजना बनाना, योजना बनाना। या सरकार योजना बनाना क्यों चाहती है? आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश का विकास हो। आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहती है सरकार। सरकार चाहती है कि देश का डेवलपमेंट हो, इसलिए सरकार योजना बनाएगी। बात समझ में आ रही है ना? अब अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त यहां आपसे कि विश्व में कोई देश ऐसा भी तो होगा, जैसे कि आपके पड़ोस में से कोई ऐसा बच्चा हो जिसने यूपीपीसीएस का एग्जाम निकाल दिया हो, या फिर दिल्ली पुलिस में एसआई बन गया हो, सीपीओ का एग्जाम निकाल दिया हो। आप भी बेटा एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो। आप क्या करोगे? अपने पड़ोसी के पास जाओगे, जाके उससे कहोगे भैया जी बताओ क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी, कैसे प्लान बनाया था, कैसे पढ़ाई की थी। फिर वो बताएंगे आरडब्ल्यू से कोर्स ले लो, ये काम ऐसे कर लो, ये वाली बुक फॉलो कर लो। तो भैया इससे क्या होगा? आपने उनसे स्ट्रेटजी पूछी, आपने देखा होगा ना कि भैया वो कामयाब हो गए, तो भैया आप भी तो कामयाब होना चाहते हो। तो भैया पहले, भारत से पहले भी तो किसी ने योजना बनाई होंगी। तो भैया ध्यान रखना है कि भैया आर्थिक नियोजन को प्रारंभ करने वाला देश रशिया था। रूस ने सबसे पहले आर्थिक नियोजन को प्रारंभ किया। ठीक है ना भाई। तो आर्थिक नियोजन को किसने स्टार्ट किया था? आर्थिक नियोजन
प्रारंभ करने वाला देश कौन सा था? आपका आंसर आ जाना चाहिए यूएसएसआर, यानी कि रशिया, सोवियत संघ। या रशिया के एक लीडर थे जिनका नाम था जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन, जोसेफ स्टालिन की अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, जोसेफ स्टालिन ने एक प्लान बनाया था। कब बनाया था बच्चे? 1928 में। और बच्चे यहां पर योजनाएं लागू की गई जिससे कि रूस को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा। एग्जाम में गुरुजी शराब, एलपीजी, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। हाँ बेटा देते हैं, मैं बता तो रहा हूं देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। हम कहां मना कर रहे हैं नहीं देते हैं, बताओ। बात क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है बच्चे? बबलू कह रहे हैं टैक्स हेवन क्या है? टैक्स हेवन मतलब बेटा, टैक्स हेवन मतलब टैक्स का स्वर्ग। पढ़ाएंगे किसी दिन, फालतू की बात है, काम की बात ना है, कभी डिटेल में बताएंगे इस बारे में, ठीक है ना। तो जोसेफ स्टालिन ने 1928 में क्या किया था बच्चे? यानी कि यहां पर यूएसएसआर के अंदर योजनाएं लागू की जिससे कि रूस को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा। तो और देशों ने भी इनसे सीखा कि भैया हाँ, योजना बनाकर अगर देश में लागू की जाए तो विकास बहुत ज्यादा होगा। ठीक है ना, बात क्लियर है बच्चे? अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे यहां, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बेटा भारत आजाद हो जाता है, लेकिन आजादी से पहले भारत में भी दुनिया भर की चीजें चल रही थी बेटा। प्लान बनाए जा रहे थे, प्लान कि कैसे कैसे भारत में प्लान बनाए जाएं। तो भारत में बेटा योजनाओं का इतिहास, भारत में प्लानिंग कैसे स्टार्ट हुई, भारत में क्या हिस्ट्री रही है, भारत के अंदर क्या इतिहास रहा है नियोजन का, इतिहास क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रही है। तो बच्चे आपने एक नाम सुना होगा एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया का नाम आपने सुना होगा। एम विश्वेश्वरैया ने बच्चे, एम विश्वेश्वरैया ने एक पुस्तक लिखी थी, एक किताब लिखी थी। ये बुक कब लिखी गई? 1934 में, 1934 में, जिसका नाम था बच्चे, जिस किताब का नाम था द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है ना भाई, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, द प्लान्ड इकोनॉमी, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इस किताब में इन्होंने पहली बार भारत में कि भैया योजनाएं होनी चाहिए ऐसी बात कही थी। तो एग्जाम में यहां से क्या प्रश्न बनता है? दो प्रश्न बन जाते हैं। पहली बात ये कि द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, किसकी पुस्तक है? एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक है। एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक है द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और मेरे दोस्त एक चीज और ध्यान रखनी है, एग्जाम में एक प्रश्न पूछेगा कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की बात सबसे पहले किसने की थी? ठीक है ना भाई। तो भैया पहले बार भारत में कि प्लान बनने चाहिए, बात किसने कही? एम विश्वेश्वरैया ने। तो भैया भारत के लिए, भारत में, ठीक है ना भाई, भारत में नियोजन की, प्लानिंग की, नियोजन की बात सर्वप्रथम की गई, सर्वप्रथम। तो भारत में भैया प्लान बनने चाहिए, इस बात का सर्वप्रथम बात कहां देखी गई? एम विश्वेश्वरैया ने रखी थी ये बात पहली बार। ठीक है ना भाई। ठीक है ना भाई, बात क्लियर हो रही है? आगे बात करें बच्चे, एम विश्वेश्वरैया ने केवल बात करी, अभी तक बात चल रही है बस। इसके बाद क्या होता है बेटा? 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन होते थे ना, तो वही कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन।
हरिपुरा में, हरिपुरा अधिवेशन, अधिवेशन, ये अधिवेशन कब हुआ था बच्चे? ये अधिवेशन हुआ था 1938 में, 1938 में, ठीक है ना भाई। और यहां मैं बात करूं बच्चे, 1938 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। यहां पर क्या किया गया, एक डिसीजन लिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कि हम भारतीय नियोजन समिति की स्थापना करेंगे, जैसे हम राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना करेंगे। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति, प्लान बनाने के लिए कमेटी बनाई गई, राष्ट्रीय नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति की क्या हुई बच्चे? स्थापना हुई, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था बच्चे, जिसके अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू, जिसके अध्यक्ष बने थे बच्चे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। बात समझ में आ रही है ना? तो एग्जाम में प्रश्न क्या पूछेगा? पूछेगा आपसे राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब हुई? बेटा कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछेगा राष्ट्रीय नियोजन समिति के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो भैया अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। चलो ठीक है ना बच्चे, बात क्लियर है यहां तक? आगे बात करते हैं। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हो जाता है बेटा, लेकिन केवल नियोजन की बात चल रही है क्योंकि अभी भारत आजाद नहीं हुआ है। एक वर्ष आता है बच्चे जिसका नाम है 1944, 1944। 1944 में क्या हुआ कि मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा एक प्लान प्रस्तुत किया गया 15 वर्ष का, जिसे कहते हैं बॉम्बे प्लान। तो एग्जाम में पूछा जाता है बॉम्बे प्लान किस वर्ष आया? बॉम्बे प्लान मेरे दोस्त, तो ये आया था बॉम्बे प्लान 1944 में। ये कितने वर्ष का प्लान था बेटा? 15 वर्ष की योजना थी। 15 वर्ष की योजना प्रस्तुत की थी मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। ठीक है ना भाई? बहुत बढ़िया। देखो एक बात तुम्हें मैं बता दूं बेटा, जैसे कि हो गया आपका डीजल पेट्रोल, ठीक है ना भाई, और आपका हो गया शराब। इन पर पहले तो देखो वैट लग जाता था, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट अब खत्म हो गया है, तो इसके स्थान पर लग जाता है सेस। सेस बोलते हैं बेटा अधिभार के लिए, जो बेटा एक टैक्स है एक तरीके का, सेस, जिसे इंफ्रा सेस भी कहा जाता है, इंफ्रा सेस। तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अब ध्यान रखना है कि इस पर जीएसटी नहीं लगता है, जीएसटी के बाहर रखा गया है, ठीक है ना। और ये जो सेस होता है बच्चे, ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है और इन पर भारी मात्रा में कर लगाया जाता है, इसलिए सरकार की आमदनी कम ना हो, इसलिए इन्हें जीएसटी से अलग रखा गया है। बात समझ में आ रही है ना? तो राज्य सरकार जो होती है वो अपने हिसाब से इस पर सेस लगाती हैं, यानी कि टैक्स लगाती हैं। ठीक है ना? बात क्लियर हो रही है? और कई राज्यों ने इस पर बेटा वैट की भी व्यवस्था की गई है। तो शराब हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, तो आप इन्हें कह सकते हो कि सेस या फिर वैट ये वाला टैक्स लगता है इनके ऊपर। तो इसमें परेशान नहीं होना है, ये अलग अलग स्टेट के अलग अलग कर होते हैं। वैट बेटा कुछ स्टेट अब भी लगाते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड चीज जो जीएसटी के बाहर हैं उन पर ही लगाया जाता है। बात क्लियर है? ठीक है, चलो हटाओ एक बार, आगे बात शुरू करते हैं बेटा। मजा नहीं आ रहा है? मजा आएगा, ठीक है ना भाई। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा बेटा बॉम्बे प्लान किस वर्ष आया? 1944 में आया था। ये किसने प्रस्तुत किया था? मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने, मुंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उद्योगपतियों के द्वारा, उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत योजना थी, ठीक है ना, द्वारा इसे क्या किया गया था? प्रस्तुत।
देखो यहां थोड़ा सा रुक जाओ, इतिहास खत्म हो जाएगा, आपको मजा आना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप से, ठीक है ना भाई। और ध्यान रखना है इसके अध्यक्ष कौन थे, मुंबई प्लान के अध्यक्ष थे अर्देशीर दलाल, एग्जाम में पूछा जाता है। अर्देशीर दलाल भी एक उद्योगपति थे, टाटा बिरला इनमें से ही जुड़े हुए बेटा अर्देशीर दलाल। तो अर्देशीर दलाल भी इन्हीं 8 में से एक थे। तो मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने 15 साल की एक योजना प्रस्तुत की 1944 में। एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है, बॉम्बे प्लान किस वर्ष प्रस्तुत हुआ, 1944 में। दूसरा बनता है बेटा इसके अध्यक्ष कौन थे, अर्देशीर दलाल थे। ये 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना भाई, बात क्लियर है। आगे बात करते हैं बच्चे, आगे बात करूं बच्चे, फिर इसी के बाद बेटा गांधीवादी योजना आई थी, गांधीवादी योजना। इसके बाद बॉम्बे प्लान के बाद यही 1944 में ही एक आई थी बेटा गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना, अगर मैं गांधीवादी योजना की बात करूं मेरे दोस्त आपसे, गांधीवादी योजना किसने प्रस्तुत की थी, तो भैया ये प्रस्तुत की गई थी श्रीमन नारायण द्वारा। श्रीमन नारायण। एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन बनेगा, गांधीवादी योजना किस वर्ष आई, 1944 में, इसके प्रवर्तक कौन थे इसे देने वाले, श्रीमन नारायण ने प्रस्तुत की थी बेटा 1944 में। और इसके बाद बच्चे ध्यान रखना है, एक योजना आती है आपकी, योजना वो इंपोर्टेंट नहीं है तो छोड़ो, अब बात करते हैं सीधा सीधा सा कि भारत आजाद हो गया 1947 में, भारत आजाद हो गया 1947 में, और बेटा पीएम बने थे नेहरू जी, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी कौन बने बेटा, प्रधानमंत्री बन गए। अब नेहरू जी का झुकाव जो था बच्चे वो समाजवादी, सर जी स्टेट में जितना बंटवारा उतना टैक्स। बेटा देखो मैंने आपको बताया कि जीएसटी का बंटवारा जो होता है स्टेट और सेंटर में इक्वल होता है, बराबर होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बेटा जीएसटी के बाहर रखे गए हैं उन पर सभी राज्य अपने अनुसार वैट लगाते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स लगाते हैं, सीधी सी बात समझिएगा, ठीक है ना। और अगर मैं दोस्त मेरे बात करूं आपसे कि जब जीएसटी लगाते हैं अपने, मतलब जीएसटी नहीं लगता वैट लगता है, तो वैट तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी में क्यों नहीं रखा गया शराब को या फिर उन चीजों को, क्योंकि बेटा वैट एक ज्यादा मात्रा में लगने वाला टैक्स है, ज्यादा लगाया जाता है, जबकि जीएसटी की लिमिट मैक्सिमम 28% तक है, इसलिए रखा गया है बच्चे, ठीक है ना भाई। चलो हाँ बच्चे, लास्ट ईयर भी आया था 2020 में, शिवम यादव, बिल्कुल बेटा तुम्हारी शिफ्ट में आया, तो बेटा हर शिफ्ट में आएगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चीजों को समझो और एग्जाम में प्रश्न यहां से बनते हैं सीधे सीधे से, ठीक है ना। आगे बात करूं बच्चे, 1947 में प्रधानमंत्री बने नेहरू जी, बात क्लियर है। अरे जीविका गुड़िया, बैट बंद हो गया लेकिन कुछ प्रोडक्टों पर अब भी लगता है, कैसे समझाऊं मैं गुड़िया, प्यार से मान जाओ ऐसे ही। मैं कह रहा हूं उन प्रोडक्टों पर लगता है जहां जीएसटी नहीं लगती है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, बात क्लियर है। हाँ बेटा, राज्य अपने हिसाब से कितना भी बढ़ा सकते हैं वैट को, इतनी बात समझिएगा आप। बेटा जिन पर जीएसटी नहीं लगती उन प्रोडक्टों पर स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती है, बस इतना समझो। बाकी प्रोडक्ट पे सब में जो जीएसटी के दायरे में आते हैं जीएसटी लगता है। और बच्चे नेहरू जी ने क्या किया बच्चे, योजना आयोग, प्लान बनाए जाने तो क्या बनना है, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग की स्थापना की गई, योजना आयोग को स्थापित किया गया, प्लानिंग कमीशन को स्टार्ट किया गया। भाई भारत में अगर बेटा योजना बननी है तो कौन बनाएगा, योजना बनाने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन तो होनी चाहिए, तो बेटा प्लानिंग कमीशन बनाएगा, योजना आयोग बनाएगा। और योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 15 मार्च 1950 में। तो योजना आयोग की अगर आपसे स्थापना पूछे, स्थापना, ठीक है ना भाई, स्थापना कब हुई,
15 मार्च 1950 में, 15 मार्च 1950 में योजना निर्माण के लिए एक संस्था खोली गई जिसे योजना आयोग कहते हैं। योजना आयोग का काम क्या था बेटा, क्या कार्य करता था योजना आयोग? योजना आयोग का काम था बच्चे योजनाओं का निर्माण करना। तो देश के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करना, देश के विकास के लिए, ठीक है ना, देश के डेवलपमेंट के लिए भैया, देश के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करना, योजना बनाना, ठीक है ना भाई। तो योजना बनाने का काम किसका था मेरे दोस्त? योजना आयोग का। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, यानी कि इसका जिक्र संविधान में नहीं था। तो कैसी निकाय था बच्चे? गैर संवैधानिक निकाय था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। और साथ के साथ ध्यान रखना है बच्चे, इसका जो अध्यक्ष होता था, अध्यक्ष वो पदेन होता था। पदेन अध्यक्ष का मतलब जो भी प्रधानमंत्री होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। यानी कि पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बेटा इसके पहले अध्यक्ष थे। बात क्लियर है? तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? जवाहरलाल नेहरू बने। बात क्लियर है? चलो भाई बेटा, जितनी भी योजना बनी है ना, चाहे गांधीवादी हो, बॉम्बे प्लान हो या और कोई भी योजना हो, ये सारी योजना ये किस लिए थी? रिकमेंडेशन दी इन्होंने, ठीक है ना भाई। रिकमेंडेशन क्या दी? कि भैया देश में कैसे कैसे प्लान बनने चाहिए। तो इनका काम क्या है, कैसे है, वो चीज नहीं पूछी जाती है। किस वर्ष योजना आई और उसके देने वाले कौन थे, ये दो चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है ना भाई। चलो भाई, तो बात क्लियर है। और बेटा इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के, वो कौन थे बच्चे? गुलजारी लाल नंदा, ठीक है ना भाई। इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है ना भाई। अब हुआ क्या बच्चे? गुलजारी लाल नंदा थे, हुआ क्या? बीजेपी गवर्नमेंट आती है बेटा, बीजेपी की सरकार आती है और बीजेपी सरकार में पीएम बनते हैं मोदी जी। मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो मोदी जी ने क्या काम कहा? मोदी जी ने कहा कि भैया योजना बनाई जा रही है, किसके लिए? देश के लिए। और देश किससे बना है? राज्यों से। तो मतलब राज्यों का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए योजना के निर्माण में, ठीक है ना भाई। बेटा नवीन में ऐसा है, किन चीजों पर जीएसटी लगती है उसकी पूरी लिस्ट भेज दूंगा आपको ग्रुप में शाम को, आप खुद देख लेना, ठीक है ना, कि किन चीजों को जीएसटी में रखा गया है और किन चीजों को जीएसटी में नहीं रखा गया है। बात क्लियर है? हाँ बच्चे, नीति आयोग सही कहा जाएगा, बिल्कुल, बाद में ऐसे नीति आयोग कहा गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त आपसे, कि भैया बाद में आई बीजेपी गवर्नमेंट। बीजेपी गवर्नमेंट, देखो कोई भी अगर संवैधानिक निकाय है उसमें संशोधन करना है तो संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। ये कैसा निकाय है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है ना भाई। ये क्या है बच्चे? एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है। तो ऐसी संस्थाएं जिनकी चर्चा संविधान में नहीं है उन्हें बदलना आसान होता है, उनमें बदलाव करना आसान होता है, क्योंकि संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मोदी जी ने घोषणा कर दी कि भैया राज्यों का प्रतिनिधित्व तो इसमें नहीं है, जबकि योजना बनती है राज्यों के लिए। तो भैया मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 में नीति आयोग की स्थापना की घोषणा कर दी इसके बाद, ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखना है 15 अगस्त 2014 में, ठीक है ना भाई, 15 अगस्त 2014 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा बच्चे किसकी घोषणा की बात की गई? यानी कि बच्चे नीति आयोग की घोषणा की बात की गई। नीति आयोग स्थापित किया जाएगा। भैया कुछ बदलाव नहीं आया, बहुत बड़ा, नाम बदल दिया गया और कुछ चीजें और बदल गई। नीति आयोग की क्या की जाएगी बच्चे? स्थापना की घोषणा की गई। स्थापना की घोषणा मतलब अनाउंसमेंट कर दिया था, घोषणा। जबकि नीति आयोग की स्थापना जो हुई बच्चे वो कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में, ठीक है ना भाई।
तो यहां डाल दोगे नीति आयोग। नीति आयोग किसके बाद आया? योजना आयोग के बाद आया। तो यहां लिखोगे नीति आयोग, नीति आयोग। और मेरे दोस्त नीति आयोग जो है आपकी, इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं, कब स्थापित किया गया था, स्थापना कब हुई बच्चे? तो 1 जनवरी 2015 में। कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है, फुल फॉर्म पूछ लेता है नीति आयोग की, तो भैया ध्यान रखना है नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका पूर्ण रूप होता है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन, हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, परिवर्तन संस्थान इसका क्या है बच्चे? पूर्ण रूप है, पूरा नाम है इसका। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। नवीन बेटा, अगर आप सब्जी ले रहे हो, कहां से ले रहे हो सब्जी? अगर किसी आप मॉल से खरीद रहे हो तो जब बिल कटवाते हो तो तब देखते हो ना जीएसटी लगता है बच्चे, सब्जियों पर भी लगता है, ठीक है ना। लेकिन अगर बेटा किसी वैसे ही ले रहे हो, वैसे ही किसी से यहीं सड़क पे ही बेच रहा है कोई, तो बेटा उस पर कहाँ जीएसटी लगेगा? तो जीएसटी के अंदर ही शामिल हैं सब्जियां भी, ठीक है ना। तो बात क्लियर है यहाँ। तो भैया नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और नीति आयोग की अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, नीति आयोग का काम क्या है? वही योजना बनाना। मैंने आपको बताया पहले भी कि नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया, ठीक है ना। और ध्यान रखना है बच्चे, ये भी कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक निकाय, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है निकाय। इसका काम क्या होता है? सलाह देना सरकार को, सोचना, सोच के जो नीति बनाई है उसे सरकार को बताना। तो ये कैसा है? सलाहकार निकाय है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान में चर्चा नहीं की गई है इसकी। और साथ के साथ बच्चे ये एक एडवाइजरी बॉडी है, सलाहकार निकाय है, सलाहकार निकाय। सलाहकार निकाय का मतलब क्या है बेटा? एडवाइजरी बॉडी, जो एडवाइज करती है सरकार को। आपने सुना होगा कई बार कहते हैं ना कि नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक, थिंक का मतलब सोचना और टैंक का मतलब सोच के सरकार को बता देना, ठीक है ना भाई। फिर बात कह रहे हैं मैं मॉल कभी गया भी नहीं हूं। बेटा लेकर चलेंगे मॉल, तुम्हें सब्जी दिलवा के लाएंगे, ठीक है ना भाई। तो गैर संवैधानिक निकाय है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, और ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करती है। सरकार को सोच के देती है कि योजना ये है भाई, सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करती है, थिंक टैंक के रूप में, ठीक है ना भाई, सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करती है। आपसे एग्जाम में पूछेगा सरकार का थिंक टैंक किसको कहा जाता है बेटा? तो नीति आयोग को कहते हैं। कारण मैंने आपको बता दिया कि सोच के योजना बना के। जैसे कि मैंने क्या किया, आपको, आप जैसे 5-7 लोग रख लिए कि भाई तुम मुझे सोच के बताओ कि ये काम करना है मुझे, मैं कैसे करूं। तो आप क्या करोगे? मुझे सलाह दोगे, मेरे लिए थिंक करके दोगे, सोच के दोगे उस मुद्दे पर, ठीक है ना भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करूं मेरे दोस्त यहां आपसे, बेटा देखो 4-5 क्लास का काम और रह गया है मेरा आपके साथ। बजट कराना है आपको, प्लानिंग यानी कि योजनाएं करानी है, तो ये थोड़ा सा काम बचा हुआ है, आप परेशान ना हो, मैं कराऊंगा। बात समझ में आ रही है? इसके कौन होते हैं बेटा? एक पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन का मतलब जो पद पर होगा वही अध्यक्ष होगा। और पदेन अध्यक्ष कौन होता है बेटा? पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन है बेटा वर्तमान में? नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। तो जो भी प्रधानमंत्री होगा वही होगा। एक होते हैं बच्चे इसके उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। और नीति आयोग के बेटा पहले उपाध्यक्ष भी ध्यान रखने हैं, जिनका नाम था अरविंद पनगड़िया। क्या नाम था बच्चे? अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, ठीक है ना। और वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं नए वर्तमान में? तो ध्यान रखना है सुमन बैरी, सुमन बैरी,
सुमन बेरी बेटा वर्तमान अध्यक्ष हैं। इनसे पहले कौन थे? राजीव कुमार थे। इसका बच्चे एक सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भैया सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बच्चे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन थे? तो ध्यान रखना है बच्चे, उनका नाम था बच्चे सिंधु श्री खुल्लर। क्या नाम है? सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर, ठीक है ना। और बच्चे अगर मैं बात करूं वर्तमान की, वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बच्चे अमिताभ कांत के स्थान पर बने हैं परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर इसके वर्तमान कौन है? सीईओ हैं, नए सीईओ, ठीक है ना भाई। तो सुमन बेरी और बच्चे परमेश्वरन अय्यर। बात क्लियर है? ये कह रहा है इससे पहले क्या कहा जाता था? बेटा योजना आयोग को ही अब नीति आयोग कहा जाता है। बहुत अंतर नहीं आया है। पहले राज्यों के मुख्यमंत्री योजना आयोग के सदस्य नहीं हुआ करते थे। राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यों के लिए योजना बन रही है तो उन्हें भी इसके क्या बना दिया गया है? मेंबर बना दिया गया है। बस ये बदलाव आया है, बाकी चीजें वही है। ये भी योजना बनाकर ही देता है सरकार को। बात क्लियर है? तो बस इतनी चीजें ध्यान रखनी है। तो भैया राज्यों का भी इसमें क्या हो गया है? प्रतिनिधित्व हो गया है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, और बहुत तगड़ा बदलाव कोई इसमें नहीं किया गया है। तो अब बात करूं बच्चे, एक संस्था होती है जिसे कहते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। एनडीसी, एनडीसी को बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे कहा जाता है बेटा राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। बेटा देखो, इसका स्थापना की बात करूं बच्चे में, इसकी स्थापना कब हुई थी? कई बार पूछ लेता है। 6 अगस्त 1952 में। 6 अगस्त 1952 में। इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष। और पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं बच्चे? पीएम, प्रधानमंत्री। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का क्या होगा बच्चे? अध्यक्ष होगा। बात क्लियर है? ब्रांड एम्बेसडर का काम होता है बेटा किसी भी ब्रांड का प्रमोशन करना। मान लो बेटा वीवो का ब्रांड एम्बेसडर मैंने आपको बना दिया है, प्रभात कुमार, तो आप वीवो ब्रांड को प्रमोट करोगे। प्रमोट करने का काम ही तो होता है ब्रांड एम्बेसडर का, और थोड़ी ना है कि ब्रांड एम्बेसडर तीर चलाएगा। कोई तीर चलाने का काम नहीं होता है, सिर्फ प्रमोशन करना होता है। टिंकू मीना कह रहे हैं नींद आ रही है। बेटा मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मुझे फीवर हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें बेहतर तरीके से और भी जो पढ़ाने की कोशिश करता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ आज, तो आज एडजस्ट कर लो, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब चल रही है, देन इस वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं तो मज़ा तो पूरा आता है, आपको भी डेली जैसे आता है उस तरीके से ही, ठीक है ना। और बाकी नींद आ रही है बेटा तो एक बार थोड़ा सा लोट मार ले, कोई दिक्कत ना है, उसका भी समाधान हो जाएगा। तो भैया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो इसका काम क्या था भैया? जो योजना आयोग जो योजना बनाता है ना उन्हें पास करना, नीति आयोग जो योजना बनाएगा उन्हें चेक करना, उन्हें पास करना कि भैया राज्यों के अनुकूल हैं या फिर नहीं है। ये काम था इसका। बात क्लियर है? तो ऐसा काम किया बच्चे एनडीसी ने, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने, ठीक है ना भाई। चलो तो भैया राष्ट्रीय विकास परिषद आपने समझा, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो आप बता दोगे। इसके बाद मैं बात करूं बच्चे, भारत में बेटा 12 योजनाएं बनाई गई हैं। 12 5 ईयर प्लान बनाए गए हैं। 12 5 ईयर प्लान बनाए गए हैं। 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई हैं अब तक। पहली पंचवर्षीय योजना जो चली थी, पहली जो 5 ईयर प्लान आया था, पहली पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट हुई थी वो 1951 में हुई थी और ये 56 तक चली थी, 56 तक, यानी कि 51 में बनी और 56 तक चली, मतलब 5 साल चलेगी। और बेटा कोई भी जो योजना होगी उसका एक मॉडल होगा।
सभी के मॉडल ध्यान नहीं रखने हैं, लेकिन कुछ के इंपोर्टेंट मॉडल होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। इसका जो मॉडल था बच्चे, वो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेरोड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी, हेरोड डोमर के मॉडल पर आधारित थी। और बेटा इसका उद्देश्य क्या था, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो भैया कृषि का विकास करना। तो कृषि मतलब बेटा भारत आजाद हुआ है, खाने के लिए अनाज नहीं है, तो बेटा कृषि पर केंद्रित थी। कृषि और सिंचाई क्षेत्र का विकास, कृषि और सिंचाई क्षेत्र का विकास, बांध बनाए जाएंगे, सिंचाई क्षेत्र का विकास, ठीक है ना भाई। सिंचाई क्षेत्र पर ध्यान देना इसका उद्देश्य था, कृषि का विकास और सिंचाई क्षेत्र का विकास। इसमें क्या था बच्चे, इसमें एक तो लक्ष्य रखा जाता था, जैसे आप लक्ष्य रखते हो ना कि मुझे 80% नंबर लाने हैं, तो भैया योजना में कितना विकास करना है ये लक्ष्य रखा जाता था। कितना लक्ष्य रखा गया पहली पंचवर्षीय योजना का? 2.1% रखा गया कि हम 2.1% की ग्रोथ हासिल करने का टारगेट है हमारा। बेटा हो सकता है आपने लक्ष्य रखा और आपको प्राप्त ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। प्राप्त हुआ था बच्चे 3.6%, यानी कि मैं कहूंगा जैसे कि आपने सोचा 80% नंबर लाने हैं, लेकिन नंबर आ जाए बेटा 90%। इसका मतलब क्या हुआ, जितना सोचा उससे ज्यादा मिला, मतलब आप सफल हुए। तो भैया पहली पंचवर्षीय योजना को आप कैसी मानोगे? इसे सफल योजना कहा जाता है। सफल यानी कि भैया सक्सेसफुल प्लान माना जाता है, क्योंकि जितना सोचा उससे ज्यादा मिला, ठीक है ना भाई। पीएम कौन है इसके? बेटा पीएम मतलब किसके? मतलब इसके पीएम नहीं बेटा, पीएम मैंने बताया कि एनडीसी का अध्यक्ष होता है मेरे दोस्त। कौन? प्रधानमंत्री। बात क्लियर है? तो एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है बच्चे? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का भी कौन होता था? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का भी कौन होता था अध्यक्ष? बेटा प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री होगा। हेरोड डोमर मॉडल था पहली पंचवर्षीय योजना का, उद्देश्य था कृषि और सिंचाई क्षेत्र का विकास करना। लक्ष्य क्या था मैंने आपको बता दिया है। यहां क्या क्या काम हुए बच्चे? यहां पर दो इंपोर्टेंट काम हुए। पहला बेटा सिंचाई को अगर बढ़ाना है तो कार्य कौन कौन से इंपोर्टेंट हैं? तो भैया यहां पर बांध बनाए गए, सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना हुई, सिंचाई परियोजना की स्थापना, सिंचाई परियोजना की स्थापना की गई। सिंचाई परियोजना की स्थापना मतलब क्या है? बांध बनाए गए थे। कौन कौन से? जैसे कि हीराकुंड बांध की स्थापना हुई, हीराकुंड बांध लगाया गया बेटा आपका, इसकी स्थापना की गई। मैं बात करूं बच्चे आपसे, यहीं पर आपका दामोदर घाटी बांध, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी बांध बनाया गया। और बच्चे इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको ध्यान होगा भाखड़ा नंगल बांध, पंजाब के अंदर भाखड़ा नंगल बांध लगाया गया। बात समझ में? यह प्रारंभ किया गया। इन बांधों का जब शिलान्यास किया गया तो इन्हें नेहरू जी ने कहा था बेटा आधुनिक भारत के मंदिर। नेहरू जी ने क्या बोला था? आधुनिक भारत के मंदिर कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर बताया था। तो एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो भैया आधुनिक भारत का मंदिर नेहरू जी ने कहा था, क्योंकि सिंचाई होगी तो कृषि का विकास होगा। संडे आनंद, बेटा आनंद मॉडल का मतलब क्या होता है? मान लो मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसी भी एग्जाम की, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, और पहले कोई आदमी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर चुका है, मेरा पड़ोसी मान लो कोई, मैं उसके पास गया, भैया कैसे कैसे पढ़ाई करी बताओ एक बार। उसने मुझे लिख के परफॉर्मा दे दिया कि एक काम करो 8 घंटे रीजनिंग पढ़ो, 3 घंटे मैथ पढ़ो, 2 घंटे जीके पढ़ो। तो उनने क्या बना के दिया? मॉडल। मैंने किसका मॉडल फॉलो किया? अपने पड़ोसी का। तो योजना में हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे किस चीज का विकास करना है, ये क्या होता है? मॉडल। और मॉडल को कोई ना कोई तैयार तो करेगा। जिस आदमी ने पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल बनाया उसका नाम था हेरोड डोमर मॉडल। बात समझ में आई कि किस चीज में कैसे कैसे ध्यान देना है? बात समझ में आ रही है? तो हेरोड डोमर ने मॉडल तैयार किया, इसलिए कहा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोड डोमर के मॉडल पर आधारित थी। और यहीं पर इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान बच्चे 1952 में 1952 ने भारत ने क्या किया था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे कहते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया था। सामुदायिक
विकास कार्यक्रम, एग्जाम में पूछेगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, तो आपका आंसर आएगा बच्चे 1952। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से, लेकिन भारत में ये सफल नहीं हो पाया था। अमेरिका के सहयोग से भारत में समुदाय को डेवलप करने के लिए यानी कि CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। ठीक है ना भाई। बेटा बिल्कुल, मतलब यार मॉडल समझो, मैं किसी के तर्ज पे काम कर रहा हूं, आपने मुझे कोई प्लान बना के दिया, ठीक है ना, आपका नाम ABC जो भी हो, और मैं उस मॉडल पर अपना काम करना स्टार्ट कर दूं, तो मैं जो काम कर रहा हूं वो किस मॉडल पे कर रहा हूं, आपके बनाए हुए मॉडल पे, कि हमें क्या क्या करना है। बात समझ में आ रही है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया। अरे गुड़िया प्रिया शेखावत, जो बांध बन रहे थे उन बांधों को बोला था, किसी एक बांध के पास जाकर थोड़ी बोला कि तुम आधुनिक भारत के मंदिर हो। सिंचाई परियोजनाओं को ही आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है ना, बात क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखनी है। मिलेंगे कल की क्लास में। सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, बहुत सारा प्यार। और कल की क्लास बहुत बेहतरीन होगी, आज थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं बच्चे।